अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज गजा जंग को 1 साल मुकम्मल। लेबनान, ईरान, शाम, इराक और यमन पर भी इसराइल के हमले। जंग में जानी और माली नुकसान ने तमाम पिछली जंगों के नुकसान को पीछे कर दिया। दुनिया खामोश तमाशाई। हिजबुल्लाह के इसराइली शहर हैफा में रॉकेट हमले, 10 अफराद जख्मी। गजा की एक और मस्जिद पर इसराइल ने किया हमला, 18 फलस्तीनी शहीद। जब तक हम अपने हुकूक हासिल नहीं कर लेते, इलाके में इस्तेहकाम नामुमकिन। हमास लीडर खालिद मिशल का बयान। कहा, इसराइल मशरिक़ वस्ता में बुराई और तबाही और बर्बादी का है गढ़। बेरूत हमलों के बाद ईरान का अल-खुद फोर्स के सरबराह से राबिता मुनक़ते। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद बेरूत पहुंचे थे आखानी। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू का दौरे हिंदुस्तान। वज़ीर आज़म मोदी के साथ दो तरफा बातचीत। राष्ट्रपति भवन में इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। और पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर धमाका, चीनी शहरी समेत 2 हलाक। पाक चीन दोस्ती पर हमला, दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने जारी किया बयान। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं गजा जंग को। जैसे कि आज 1 साल मुकम्मल हुआ है और गुज़िश्ता साल आज ही के दिन यानी कि 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग अब गजा और इसराइल से निकलकर लेबनान तक जा पहुंची, जबकि इस जंग के नतीजे में ईरान, शाम, इराक और यमन पर भी इसराइल ने हमले किए हैं। जंग में जानी व माली नुकसान ने तमाम पिछली जंगों के नुकसानों को पीछे कर दिया। पेश नाज़रीन अहम तर तफसीलात सियासत टीवी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली गजा जंग को आज पूरा 1 साल मुकम्मल हो गया है और अब ये जंग गजा और इसराइल से निकलकर लेबनान तक फैल गई है, जबकि इस जंग के नतीजे में ईरान, शाम, इराक और यमन पर भी इसराइल ने हमले किए और इन ममालिक से भी इसराइल पर हमले हुए। सालों से जारी इसराइली जुल्म सितम के खिलाफ 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर 1000 रॉकेट्स फायर किए और सरहद पर कायम बाड़ तोड़कर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर कायम इसराइली आबादियों और फौजियों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 1000 से भी ज़ायद इसराइली हलाक हो गए थे। सैकड़ों इसराइली शहरियों और फौजियों को इकमाल बनाकर गजा लाया गया। और फिर क्या, 7 अक्टूबर के हमलों को जवाब बनाकर इसराइल ने अगले ही दिन गजा के शहरियों पर बदतरीन फिज़ाई बमबारी शुरू कर दी और साथ ही साथ कुछ दिन बाद ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान होने वाले इसराइली हमलों में अब तक तकरीबन 45,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें 16,000 बच्चे, 11,000 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 1 लाख से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। गजा में कायम तकरीबन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को इसराइल ने तबाह और बर्बाद कर दिया। गजा जंग शुरू होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़ुव्वतों ने जंग बंदी की कई कोशिशें की, मगर सब रायगा रहीं। इसराइल हमास के वजूद को ख़त्म के बगैर मुस्तकिल जंग बंदी पर राज़ी नहीं हो रहा है। नवंबर 2023 में जंग शुरू होने के ठीक 1 माह बाद 4 रोज़ा जंगबंदी पर दोनों फ़रीक़ैन ने आलमी सालिसों की मौजूदगी में इत्तेफाक भी किया था और इस दौरान अतराफ़ से कैदियों का तबादला भी हुआ, मगर फिर जंग दोबारा शुरू हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन और दीगर ममालिक की जानिब से जंगबंदी की गई कोशिशों की इसराइल हमास दोनों अमेरिकी सदर की पेश की गई जंगबंदी तजावीज़ उसके नुकात पर आमदा भी हुए, मगर इसराइल के पीछे हट जाने से मुस्तकिल जंगबंदी न हो सकी। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिका ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अब तक इसराइल को फ़ौजी इमदाद की मद में $17 अरब की इमदाद दी, जो इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम को फ़ाल रखने, जहाज़ों के लिए तेल खरीदने समेत दीगर हथियार खरीदने में इस्तेमाल किए गए। हिजबुल्लाह और ईरान के हमले रोकने और इनके खिलाफ अमेरिका ईरान को इंटेलिजेंस मालूमात भी फराहम करता रहा है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में शुरू गजा जंग में इसराइल की जानिब से गजा पर मुसलसल हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने गजा के फ़लस्तीनियों की हिमायत के तौर पर शुमाली इसराइल पर हमलों का आगाज़ किया, रॉकेट्स फायर किए, जिसके जवाब में इसराइल ने भी सरहद के करीब वाक़ लेबनानी इलाक़ों पर बमबारी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों माली के हज़ारों अफराद
بے گھر ہو گئے۔ ستمبر کے آغاز میں اسرائیل نے کہا کہ وہ ہر صورت میں شمالی علاقوں میں لوگوں کو واپس لائے گا۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران ہونے والی اسرائیلی حملوں میں اسرائیلی حزب اللہ سیکریٹری جنرل سربراہ حسن نصراللہ سمیت بہت سے سینئر کمانڈر بھی شہید ہو گئے۔ حماس کے سابق سربراہ اسماعیل ہنیہ کو بھی 31 جولائی کو تہران میں اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ نومنتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریبی حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران پہنچے تھے۔ جنگ کا ایک سال مکمل ہونے پر اب تک غزہ کے 20 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیل کے شمالی علاقوں میں رہنے والے تقریباً 2 لاکھ کے قریب اسرائیلی بھی یا تو بے گھر ہیں یا پھر گھروں میں محصور ہیں۔ اور غزہ جنگ اب لبنان سے آگے شام عراق تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ایرانی حملوں کے بعد ممکنہ اسرائیلی رد عمل کے بعد اس جنگ کے مزید پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور غزہ میں اسرائیلی جنگ کا ایک سال مکمل ہو جانے پر اقوام متحدہ کے بچوں کے خصوصی ادارے یعنی کہ یونیسیف کی سربراہ نے کہا غزہ میں فلسطینی بچوں کو ایک نسل بعد بھی چیلنجوں کا سامنا رہے گا اور اس کی وجہ غزہ میں جاری جنگ ہے۔ کیتھرین نے کہا اگر آپ غزہ کو بچوں کی آنکھ سے دیکھیں تو غزہ ان بچوں کے لیے ایک جہنم بن گیا ہے۔ وہ CBS نیوز کے پروگرام فیضی نیشن میں گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے خاندانوں کی ہلاکتوں اور نقل مکانی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اب کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کے بارے میں کہا یہ ایک صدیوں سے بھری زندگی ہے جس کا ان بچوں کو صبح شام سامنا ہے۔ انہیں ان صدموں کا زندگی بھر سامنا رہے گا بلکہ اگلی نسلوں تک بھی یہ چیلنج درپیش رہے گا۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا میں راکٹ حملے کیے گئے جس کے نتیجے میں 10 افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ حزب اللہ نے کہا حیفا اور تبریاز میں اسرائیلی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ لبنان پر اسرائیل کے طاقتور بموں سے حملے جاری ہیں۔ بیروت میں مزید خوفناک دھماکے سنے گئے، درجنوں لبنانی شہید تو زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنانی میڈیا نے کہا ایک دھماکہ اسپتال کی آکسیجن ٹینک فیکٹری پر بمباری سے ہوا۔ ادھر غزہ کی بھی مسجد پر حملہ کر کے اسرائیل نے آج بھی 18 فلسطینیوں کو شہید کر دیا جبکہ مسجد میں بے گھر افراد پناہ لیے ہوئے تھے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال سے تقریباً 2000 افراد لبنان میں جاں بحق ہو گئے ہیں جن میں سے زیادہ تر 23 ستمبر کے بعد سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ بیروت پر اسرائیل کے فضائی حملوں کے بعد ایران کا القدس فورس کے سربراہ اسماعیل خانانی سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ 2 سینئر ایرانی سیکیورٹی حکام نے بتایا ہے کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ پر اسرائیلی حملے کے بعد القدس فورس کے سربراہ اسماعیل خانانی بیروت کے دورے پر گئے تھے۔ تاہم گزشتہ ہفتے بیروت پر ہونے والے فضائی حملوں کے بعد اسماعیل خانانی سے بھی رابطہ منقطع بتایا جاتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے ممکنہ سربراہ ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنائے گئے حملوں کے وقت اسماعیل خانانی بھی بیروت کے جنوبی علاقے زاہیہ میں موجود تھے، تاہم اس وقت وہ ہاشم صفی الدین سے کسی ملاقات میں مصروف نہیں تھے۔ فلسطینی تحریک مزاحمت حماس کے سیاسی بیورو کے رکن خالد مشعل نے کہا جب تک فلسطینی عوام اپنے تمام حقوق حاصل نہیں کر لیتی علاقے میں سلامتی و استحکام کا قیام ناممکن ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جاری نسل کشی جنگ شروع ہوئے 1 سال گزر چکا ہے۔ اس موقع پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا اسرائیل مشرق وسطیٰ میں برائی، تباہی اور بربادی کا گڑھ بن چکا ہے۔ جب تک فلسطینی عوام اپنے حقوق حاصل نہیں کر لیتی علاقے میں سلامتی استحکام کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا برائی اور عدم استحکام کا اصل منبع قبضہ ہے۔ خالد مشعل نے کہا دشمن ہماری عوام اور دعوی فلسطین کو ہدف بنا رہا ہے۔ ہمارا ملی اتحاد نجات کا واحد راستہ ہے اور نجات کے لیے مزاحمت ہماری ضرورت ہے۔ Israel is an enemy and a foreign body in the region and must leave the region. In terms of decision making and the tactics, it is a miserable picture today showing Biden and his administration helpless in the face of Netanyahu's desire and insistence, and that he imposes his unilateral decisions even if he appears to consult with them, and at the same time impose his agenda on them, and they know and they have no choice but to give him money.
billions of dollars, weapons and tools of killings, and then bring their fleet to the region to protect him from any party in the region that wants to defend itself or respond to Israeli aggression against it, as it is happening these days. The world is realizing today that the Israeli leadership, and especially Netanyahu, is fighting a battle with Lebanon and Hezbollah that is part of preparation to strike the Iranian nuclear project. This has become more clear these days, even if it was already known in the past. Therefore, it may appear that the Israeli aggression comes with direct reasons at the moment, but it is based on a known Israeli version and agenda for removing any danger that faces it, and in eliminating the factors of strength, resistance and opposition within the region so that it can extend its influence and complete control. It does not want a partner for it in the regional influence in the region. Regarding the last scene in which Netanyahu and the Israeli occupation army looked like they achieved accomplishments, this is not the end of the road. This is not the final picture. This war is back and forth, and one day is for you and one day is against you. But the outcomes will certainly not be in Israel's favor. Israel has military and technological superiority and intelligence. It has artificial intelligence, technology, and accurate information sources. मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू का वज़ीर आज़म मोदी के साथ अहम दो तरफ़ा बातचीत से कबल आज राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबाल किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। मालदीव के सदर एक आला सतही वफ़द के साथ हिंदुस्तान के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। जाया साल के शुरू में ओहदा संभालने के बाद उनका ये हिंदुस्तान का पहला दो तरफ़ा दौरा है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की चीफ ऑफ स्टाफ सूगरे ने अंदरूनी इख्तिलाफात की खबरों के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सूगरे ने कहा, हालिया दिनों में मुझ पर यह वाज़ेह हुआ कि मेरी ओहदे से मुताल्लिक़ कई तरह की खबरें तब्दीली के लिए हुकूमत के अहम कामों में डिस्ट्रैक्शन का सबब बन रही हैं, इसीलिए मैंने अपने ओहदे से सबकदोशी का फैसला कर लिया है। कराची एयरपोर्ट के करीब गुज़िश्ता रात होने वाले धमाके से मुताल्लिक़ चीनी सिफारत खाने का बयान सामने आया है। कराची में एयरपोर्ट के करीब रात गए होने वाले धमाके में चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद जाँ बहक और 17 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। कराची में दहशतगर्दी के वाक़े पर चीनी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जिन्हा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब चीनी अमले की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। हमले में 2 चीनी बाशिंदे हलाक और 1 ज़ख्मी भी हो गया। कुछ मुकामी शहरी भी इससे मुतासिर हुए हैं। मैक्सिको के सूबे गोयरोरो के सदर मुकाम चलपान जेगो के मेयर आर्कोस खातिराना हमले में हलाक हो गए हैं। सूबाई अटानी के मुताबिक तकरीबन 1 हफ्ता कबल मुतवफ़ी मेयर ने हलफ उठाया था, जिनके कत्ल की तफसीलात नहीं बताई जा रही हैं। इनकलाबी पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में इस वाक़े पर गहरे मलाल का इजहार किया और इनकलाबी पार्टी के लीडर ने बताया कि 3 रोज़ कबल इसी बलदियाती असम्बली के रुकन और सेक्रेटरी फ्रांसिस्को तापिया को भी कत्ल कर दिया गया था, जो कि एक बेहतर मुआशरे की कोशिश करने वाले नौजवान और मेहनती सरकारी ओहदेदार थे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं कौन नजर। आज गजा जंग को 1 साल मुकम्मल। लेबनान, ईरान, शाम, इराक और यमन पर भी इसराइल के हमले। जंग में जानी और माली नुकसान ने तमाम पिछली जंगों के नुकसान को पीछे कर दिया। दुनिया खामोश तमाशाई। हिजबुल्लाह के इसराइली शहर हैफा में रॉकेट हमले, 10 अफराद जख्मी। गजा की एक और मस्जिद पर इसराइल ने किया हमला, 18 फलस्तीनी शहीद। जब तक हम अपने हुकूक हासिल नहीं कर लेते, इलाके में इस्तेहकाम नामुमकिन। हमास लीडर खालिद मिशल का बयान। कहा, इसराइल मशरिक़ वस्ता में बुराई और तबाही और बर्बादी का है गढ़। बेरूत हमलों के बाद ईरान का अल खुद फोर्स के सरबराह से राबिता मुनक़ते। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद बेरूत पहुंचे थे आखानी। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू का दौरे हिंदुस्तान। वज़ीर आज़म मोदी के साथ 2 तरफ़ा बातचीत। राष्ट्रपति भवन में इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। और पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर धमाका, चीनी शहरी समेत 2 हलाक।
پاک چین دوستی پر حملہ، دفتر خارجہ پاکستان نے جاری کیا بیان۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔